नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ एसडीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव तस्लीम अहमद रहमानी जी के साथ। रहमानी जी जाने माने शख्सियत हैं और समाजसेवी भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां यहाँ चल रही है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा, उसमें इन्होंने गठबंधन किया है और बिहार चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि बिहार में किस तरह का बदलाव की ज़रूरत है और कैसे की सरकार की यहाँ ज़रूरत है जिससे कि जनता को उबारा जा सके, संभाला जा सके, शिक्षित किया जा सके और विकास के नई राह पे ले जाया जा सके। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल जी, जाप से गठबंधन क्यों? देखिए, पप्पू यादव जी ने ये पार्टी बनाई और सोशल बुनियादों पे बनाई। सोशल जस्टिस की एक फोर्स बन के वो बिहार में उभरे हैं। बिहार के लोगों का ये कहना है कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, सोशल वर्कर है। ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और हमने देखा है कि जो भी आपदाओं के ज़माने हैं, जब भी आते हैं, एक कोविड ही नहीं, बाढ़ ही नहीं, और भी चीज़ों में पप्पू यादव का सोशल वर्क का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कभी लोगों को मायूस नहीं किया। हम दिल्ली में भी उनको देखते थे कि उनके घर में कम से कम 10-12 आदमी का स्टाफ सिर्फ इस काम के लिए होता था कि जो लोगों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता, सरकारी अस्पतालों में, वो उनके लिए काम करे। तो एक ये सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा देश का मुद्दा है जिसे राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लोभ में बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और पप्पू यादव उसको लेके चले हैं। तो एक बड़ा अट्रैक्शन है ये पप्पू यादव के तरफ उन तमाम पार्टियों का जो सोशल जस्टिस में, बराबरी में, इंसाफ में, अमन में यकीन रखती हैं। यही कारण है। कांग्रेस को आप लोग चाह रहे हैं साथ आए, पर कांग्रेस दांव खेल रही है आरजेडी पे। क्या लगता है? उधर भी बात कर रही है, इधर भी आप दावा पेश कर रहे हैं। तो राजनीति में तो बहुत सी चीज़ें बहुत देर तक सर्टेन नहीं हो पाती हैं। तो बहुत पुराने उनके शरीक हैं, तकरीबन 15 साल तो हो ही गए। कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चलते हैं। लेकिन आरजेडी में एक बड़ी तब्दीली ये है बहरहाल कि ये लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी तो अब है नहीं। तो जनरेशन चेंज हो गई। अभी ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है। तो कांग्रेस जैसी पार्टियां जो बड़े दल हैं, नेशनल लेवल पर बिहेव करते हैं, वो तेजस्वी जैसे पॉलिटिशियन के साथ, जिसने अभी पॉलिटिक्स में शुरुआत की है, बहुत से समाजी समीकरणों को अभी उन्हें समझना भी होगा। उनके साथ वो एडजस्ट करके चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और अगर चल पाएंगे तो क्या वो इफ़ेक्टिवली कुछ डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे सवाल अभी मौजूद हैं जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और 125 साल का इतिहास रखने वाली पार्टी, देश के नरम गरम को बपा करने और महसूस करने वाली पार्टी, इस पर मंथन ज़रूर कर रही होगी। तो अगर वो चाहेंगे, उनको कोई मंथन करने में कुछ निकलता है तो बहुत स्वागत है, और अगर नहीं चाहते तो हमको लगता है कि ये जो हमारा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है ये बहुत सक्षम है लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतिहास है कांग्रेस का, अंग्रेज के समय के पहले का। अब हम बात करते हैं तो बिहार में ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस बेचारा हो गई है और कहीं ना कहीं राजद के बांटे हुए सीट के मतलब पे लगी है कि वो जो सीट मिलेगा उसी पे करेंगे, जबकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और अंग्रेज के समय की पार्टी है ये। वो तो पहले भी थी, जब इन्होंने 40 सीट पर कंप्रोमाइज किया। कंप्रोमाइज क्यों है? इतना छोटा कंप्रोमाइज क्यों है? बहुत सारी स्टेट्स में है। देखिए, राजनीति का ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ राजनीति में चेंज आया है। एक ज़माना था जब यही कांग्रेस ने पंचमढ़ी में रेजोल्यूशन लिया था कि हम सिंगल हैंडेडली इलेक्शन लड़ेंगे और किसी के साथ कभी कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने 19 पार्टियों का एक यूपीए कांग्रेस ने बनाया ना 2004 में। और उसके बाद से तो अब ये पूरे देश में कोलिशन की पॉलिटिक्स का ज़माना है पिछले 10 साल से।
कांग्रेस को भी इसमें एडजस्ट करना ऐसा होगा। लग रहा है ना कि कांग्रेस अब अपने आप को जिंदा करने के लिए किसी तरह भी खड़ा होना चाह रही है कि बस अब मुझे खींचो, किसी तरह खड़ा करो, बड़ा करो। ऐसी बेचारगी स्थिति नजर आती है क्या मुझे? बेचारगी नहीं, बल्कि जिस अंदाज की राजनीति बीजेपी ने की है वो हर तरह से जो राजनीतिक मापदंड होते हैं उनके बिल्कुल बरखिलाफ है, उनके अपोजिट है। जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसके खिलाफ है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़माने से सियासत में रहा है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद वो क्रिमिनलाइजेशन इतना व्यापक हुआ है कि अब किसी भी किस्म की कोई भी मॉरलिटी उन्होंने छोड़ी नहीं। आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरी तरह से पछाड़ दिया, यूं कहें यूपीए को भी? देखिए, सच्चाई को मानने में कोई दो राय नहीं है। वो जिस तरीके से मनी और मसल इस्तेमाल किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपने आप में बहुत ही खुली किताब है और पूरे देश को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकार उन्होंने गिराई, नागालैंड में 2 MLAs के साथ में बाकी को जो खरीदा, गोवा में रात को 2 बजे हलफ बर्दारी करवाई। इससे पहले कभी सुना था 2 बजे रात को वोट टेकिंग सेरेमनी होते हैं? और इसी तरीके से जो कर्नाटक में जो खेल हुआ, जो जयपुर में करते रहे, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई आइडियोलॉजिकल मॉरल पॉलिटिक्स नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक और बाय मसल एंड बाय मनी सत्ता अर्जित करके एक इंप्रेशन देना है। आप जाप के साथ चल रहे हैं, संगठन में हैं, कितने सीटों पे आपने उम्मीद किया है कि इस बार बिहार चुनाव में लड़ेंगे? जाप तो सारी सीटें लड़ेगा और जो लोग पार्टनर्स आते जाएंगे उन सबको अकोमोडेट जाप करेगा यकीनन। हम भी 15 के करीब सीट लड़ेंगे। तो 243 ही है। जी हाँ, सीट 243 ही रहेगी। शेयरिंग उसी में होनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लो जाप के लोगों में उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई बहुत मारामारी भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है चेंज। हम सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर उसमें हमको अपने ऊपर कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो उसके लिए भी तैयार हैं कि एक ग्रेटर चेंज अगर आ सकती है, बिहार के अवाम को अगर राहत मिल सकती है, तो उस राहत के लिए कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो वी आर रेडी। एक गंभीर सवाल, झारखंड में अभी तक गंभीर नहीं थे सवाल। नहीं, अब ये एक सवाल गंभीर है कि झारखंड में एसडीपीआई बैंड क्यों है? नहीं, एसडीपीआई बैन तो कहीं भी नहीं। एसडीपीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के तो बैन होने का एक ही छोटा सा इतिहास है। सीपीआईएमएल एक बार बैन हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के ये है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अभी देश में बैन नहीं होती। पीएफआई वहाँ बैन है। पीएफआई एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इस देश में आरएसएस और बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो हमारे सीधे सीधे मुकाबले पे हैं, और वो एक ऐसा पौधा है जो उभरता चला आ रहा है, और दरख्त बना तो टक्कर उसकी आरएसएस के साथ होगी। तो वो जब कांग्रेस को नहीं पनपने देना चाहते तो पीएफआई को कहाँ पनपने देंगे? तो रोज़ाना झूठ बोलते हैं, और हर फासिस्ट का ये ताकत यही होती है कि वो झूठ बोले, इतना कि लोग सच समझने लगे। तो पूरे देश में कहा जाता है कि बैन करो बैन करो बैन करो, लेकिन वो झारखंड में किया था तो इतना हास्यास्पद, इतना मजाकाखेज वो अंदाज था कि उनको 3 महीने नहीं लगे, 2 पेशी में खुद झारखंड के हाई कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया। फिर ये दोबारा से गए, अभी फिर वो कोर्ट में, तो कुछ भी तथ्य नहीं है उसके पीछे। हाथरस की घटना आपको भी मालूम होगा, एक बेटी गुजर गई देश की, किस स्थिति में गुजरी वो आपको भी पता है। क्या कहेंगे, किस तरह की सरकार वहाँ चल रही है? देखिए, एक बात यूपी के बारे में ये समझनी चाहिए कि यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की सरकार है। जी। जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो असल में बीजेपी के आदमी नहीं हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं, और उसी बैनर पे वो हमेशा इलेक्शन लड़के जीतते रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, और अभी भी वही है। और हिंदू युवा वाहिनी ने 2018 में एक कॉल दी थी कि उस एरिया में, जो ईस्ट यूपी का एरिया है, कुछ एक हादसा हुआ था कि इसमें से मुसलमान औरतों को कब्रों में, जो मर गई थी, दफन हो गई, कब्रों में से निकाल के मरी हुई औरतों को रेप करो। तो जिनकी ये मानसिकता हो कि वो मरी हुई औरतों को भी रेप करने की तुच्छ किस्म की इच्छा रखते हों, वो बेटियां कैसे बचा सकते हैं? उनके ऊपर जब
पूरे इल्जामात साबित होते हैं तो बेटी को एक मुजरिम की तरह से रात के अंधेरे में उसके माँ बाप से छीन के राख का ढेर कर देते हैं। तो ये गैर इंसानी और हैवानी अंदाज है सरकार चलाने का। हमारे नुक्ते नज़र से 1 मिनट भी उनको सरकार में रहने का हक नहीं है। अभी 3 उसके साथ हो गए रेप। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी क्या है ये? झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको इतनी तकलीफ है इस बात को लेके। बेटी है जो उसको लोग कह रहे हैं दलित की है, लेकिन दलित की ना हो, किसी की भी हो, बेटी है, देश की बेटी है, हमारी बेटी तो है। चाहे वो मुस्लिम की हो, किसी की भी हो, हिंदू की हो, चाहे वो दलित की हो, मैंने कहा बेटी है, देश की बेटी है। उसकी पीड़ा और उसका दर्द है। चाहे वो निर्भया हो वहां पर, चाहे ये बच्ची हो, और 3 बच्चियों का रेप हुआ है, और ये सरकार उठा के मुजरिमों को संरक्षण देती है। आपको देखा ही नहीं कि एमएलए थे सेंगर साहब, कितना उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, और क्या नहीं किया उस पूरे खानदान के साथ इन्हीं लोगों ने। और यही इन्हीं के थे चिन्मयानंद, गेरुए कपड़ों को बदनाम करते, गेरुए कपड़े पहन के रेप करते और फिर अपने आप को बचाते। तो ये रेप करने वालों की ये सरकार, मैं नहीं कहता कि इनसे कि ये जाएं और पकड़े मुजरिमों को और सजा दें और 2 करोड़ रुपए दे, नो, हम सीधे कहते हैं कि इस सरकार को डिसमिस करना चाहिए, राष्ट्रपति को इसे डिसमिस करना चाहिए। 1 मिनट हक नहीं है योगी आदित्यनाथ जैसे क्रिमिनल्स को, जो मुख्यमंत्री के पद पे कब्जा करके बैठे। ही इज अ क्रिमिनल। तो आपने रहमानी साहब से सुना, इन्होंने स्पष्ट कहा ये सरकार को सीधे तौर से डिसमिस करनी चाहिए। ये सरकार कहीं से भी राज चलाने के लिए जायज़ नहीं है। जाप से हुई गठबंधन और सीट शेयरिंग की भी बातें इन्होंने की। हाल के दिनों में जो भी वाकया हुआ है उस पर चर्चा हुआ, कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा हुई, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। आप हमारे माध्यम से रहमानी साहब की सारी बातों को सुन सकेंगे। आप देखते रहें नेशन 24। नमस्कार।